इसको आगे बढ़ाते हुए आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें हमारे जो इस चैप्टर में क्या क्या बचा हुआ है उससे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और है इसमें इम्पोर्टेंट, बाकी सब तो हो गया है। एमसीक्यूज को हम लोग को देख लिए है ना, इसका थोड़ा सा बेसिक भी जो था इसे भी हम लोगों ने देख लिया है। हालांकि अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं तो आपको बेसिक बहुत ही अच्छे से पता होगा। ठीक है, लेकिन रिवीजन के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें बताया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पीड में चलेंगे। ठीक है, इसमें जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग ये सब देख चुके थे पहले। ठीक है, इसमें हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्लास 9 है ना, 5 तारीख से, ठीक है, 5/1/2025, है ना। तो सप्ताह में 2 क्लास होगा क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन भी बनाना होता है ना। तो इसको बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अगर कोई क्लास 9th का स्टूडेंट है तो आप उसे बता सकते हैं कि क्लास 9th का जो कंप्लीट एमसीक्यूज है साइंस का, ठीक है, मैथ का तो पूरा प्लेलिस्ट करवा दिया गया है। अब जो है इसमें साइंस का जो है वो 5 तारीख से होने वाला है। ठीक है, और एकदम फ्री होगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमें शुरू क्या करना है, ये है जो है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और इसको हम लोग प्रमेय 6.1 भी बोलते हैं, है ना, प्रमेय 6.1 और थेल्स, ठीक है, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि यही जो है आपका क्या है, थेल्स प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम, और साथ ही साथ ये इसका क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर थेल्स प्रमेय का अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल देगा तो यहीं से लिखना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सिर्फ थेल्स थ्योरम का अगर 1 नंबर में 1 मार्क्स में आया स्टेटमेंट लिखने के लिए तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, जहाँ तक अभी हम लोगों ने अंडरलाइन किया। और अगर इसको प्रूफ करने के लिए आएगा तो अभी हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं ये हम लोग देखते हैं। हालांकि आप ये पहले से प्रूफ कर लिए होंगे, फिर भी हम एक बार यहाँ सॉल्व करके आपको बताते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज देखते हैं और इसका स्टेटमेंट क्या कहता है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक त्रिभुज है तो मान लेते हैं कि BC जो भुजा है इसके समांतर अगर हम लोग एक रेखा खींच दें, ठीक है, एक रेखा हम लोग खींच दें जिसका नाम हम लोग देते हैं D और E। ठीक है, कोई भी बिंदु पे, ऐसा नहीं है कि एक मतलब जैसे यहाँ ये हाफ हाफ में, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एक ये त्रिभुज है तो जरूरी नहीं है कि ये यहीं लेना, हो सकता है यहाँ हो जाए, हो सकता है यहाँ हो जाए। मतलब ये तीसरी भुजा इसके समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर, और कोई भी ये 2 भुजा जो बचा हुआ है इसमें कहीं भी ये पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ लेते हैं। लेकिन हम लोग सिद्ध करते हैं तो थोड़ा सा इसको हम लोग दोनों साइड बराबर रखने का प्रयास करते हैं, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या किया, अगर इसमें, ठीक है, कोई भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींच दें यानी 2 भुजाओं जो बचा हुआ है उसको कहीं अगर कोई भी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है तो ये जो भुजा है इसको समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये जो दिख रहा है आपको AD और BD, ठीक है, AD बटे BD जो है यानी इसका अनुपात, और इधर ये AE और EC, ठीक है, AE और EC, अगर ये दोनों निकालेंगे दोनों का अनुपात तो ये दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समान होता है। ये थ्योरम्स का ये मतलब है। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि इसका अनुपात जो है इधर वाले यानी इस साइड वाले जो भुजा का अनुपात है, यानी 2 भाग में बटा है कि नहीं, एक यहाँ से यहाँ और दूसरा यहाँ से यहाँ, तो इसका जो अनुपात है और इधर जो बट रहा है 2 भाग में, इसका अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये थेल्स थ्योरम कहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट्स में जो दिया हुआ है, ठीक है, वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना।
चलिए, तो हमें क्या दिया ये लिख लेते सबसे पहले। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, जिसमें जिसमें जितना कुछ हम लोग इसमें किए हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें डी एक समांतर खींचे रेखा, तो डी भुजा बीसी बीसी के समांतर, ठीक है, बीसी के समांतर है, ये हम लोगों ने खींचा। जैसे इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट में कि कोई भी एक भुजा के समांतर, तो हम लोग मान लेते हैं कि बीसी एक भुजा जो है वो डी एक रेखा खींचे गए हैं। ठीक है, जो डी किसके समांतर है, भुजा बीसी के समांतर है। और ए बी जो है और ए सी में जो बिंदु है डी और ई, वो ए बी और ए सी के भुजा पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको भी लिखते हैं समांतर है जो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ए बी इधर वाला और इस साइड वाला ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी के बिंदु डी और ई। ठीक है, डी और ई, यानी ए बी को बिंदु डी पे और ए सी को बिंदु ई पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट है जो हमें लिखना है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सिद्ध करना है कि अगर ये चीज दिया हुआ है, यानी बीसी के समांतर डी रेखा खींचा गया है, तो यानी एडी अपॉन बीडी। ठीक है, एडी अपॉन डीबी या बीडी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, डीबी इसका जो अनुपात है वो दूसरे साइड वाले भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरा साइड में जो भुजा है वो किसको, यानी ए बटे ई सी, ये दो मतलब ये अनुपात में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसका और इसका जब अनुपात निकालेंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक रचना करते हैं। एक रचना क्या करते हैं, ये आपको रचना करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, है ना। तो रचना जो है, रचना हम लोग करते हैं जो डी एम है। ठीक है, डी से एक यहाँ हम लोग एक लंब खींचते हैं। ठीक है, और यहाँ ई से भी एक लंब खींचते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है बी और ई, ठीक है, इसको हम लोग मिलाते हैं, और इधर इसको भी हम लोग मिलाते हैं, है ना, इसको मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, रचना हम लोग क्या किए, डी एम लंब क्या खींचे, डी जो है वो एम, तो यहाँ एम लिख लेते हैं, और यहाँ ई और यहाँ एन। ठीक है, नाम दे देते हैं ना। तो डी एम जो लंब है वो किस पे खींच रहे हैं, ए सी पे, तथा ये जो आपको दिख रहा है ई एन, ठीक है, ई एन वो लंब किस पे डाल रहे हैं, ये आपको दिख रहा है इधर वाला भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी पे हम लोग लंब डाल रहे हैं। और क्या हम लोग किए हैं, खींचा, तथा हम लोग क्या किए, बी को ई से मिला दिए हैं, बी को ई से, और सी को किससे मिलाएं, डी से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं बी को ई से तथा, ठीक है, बी को ई से तथा बिंदु, ठीक है, बिंदु सी को, बिंदु सी को किससे मिलाएं, बिंदु डी, बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया। ठीक है, डी को मिलाया, है ना, बिंदु सी को डी से मिलाया। ठीक है, ठीक से मिलाया, ये हो गया, है ना। अब हम लोगों ने ये रचना किया है। ठीक है, अब इसका हम लोग सिद्ध जो है सो नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इसका हम लोग त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि समरूप त्रिभुज में हमें एरिया का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ से हम लोग वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि अगर दो समांतर रेखा है, ठीक है, और दो समांतर रेखा में अगर दो त्रिभुज बन रहा है, जैसे एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज, ठीक है, दो समांतर रेखा और एक ही आधार, ठीक है, ये दोनों का आधार एक ही त्रिभुज का, अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग वही प्रॉपर्टी लगा के इसमें सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालते हैं।
है ना। हमें क्या चाहिए, अगर इस त्रिभुज को देखें, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना ट्राइंगल के ये सॉल्व होगा नहीं। ये हो गया ए बी सी, और हम लोग यहाँ से खींचे थे डी और ई, ठीक है। यहाँ से हम लोग लंब डाले थे ए सी ए ई पर, ठीक है, सॉरी ए सी पर, जिसका नाम था एम, और यहाँ से हम लोग लंब डाले थे जिसका नाम था यहाँ एन, ठीक है। अच्छा, बी को हम लोग ई से मिला दिए थे और सी को डी से मिला दिए थे, ठीक है। अब इसमें अगर देखें ध्यान से, तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए डी ई, ये त्रिभुज दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा सा इधर निकाल लें तो ये त्रिभुज दिख रहा है ए डी ई, ठीक है। हम लोग ए डी ई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए, हमें ए डी अनुपात में चाहिए, है ना। एक ए डी चाहिए, एक चाहिए बी डी, ठीक है। तो ए डी के लिए हमें त्रिभुज ए डी ई का अगर एरिया निकालें तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, प्रमाण देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रमाण, या तो हम लोग उपपत्ति भी लिख सकते हैं, दोनों में से, ठीक है। दोनों का मतलब होता है प्रूफ, ठीक है। तो प्रमाण में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर क्या होगा, ए डी ई। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इसका कितना होगा बताइए। हमें पता है कि ये लंब डाला हुआ है, ठीक है। अगर इधर वाला ले रहे हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ए डी जो है, कहाँ है हमारा ये ए डी, ठीक है। इसको मान लें अगर आधार, ठीक है। ए डी को अगर आधार मान लें, क्योंकि हमें ए डी चाहिए, तो ए डी को आधार मान लेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या डालें, लंब डालें। तो ये लंब डाले हैं, तो हमें पता है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है, ठीक है। तो इसमें हाफ होगा, और आधार को क्या मान लें, ए डी। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी इंटू में हमारा लंब क्या है, अगर इसके अगर देखें संगत लंब क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो ई और ये क्या था, एन था, तो क्या हो जाएगा ई एन, है ना, ई एन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको समीकरण एक मान लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या चाहिए अब, बी डी चाहिए, ठीक है। तो बी डी चाहिए तो हम लोग ये त्रिभुज ले सकते हैं, त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, त्रिभुज बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग बी डी ई निकालें, बी डी ई, तो ये क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू डी बी इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एन। अब ई एन कहाँ से आ गया, ई एन कहाँ से आ गया, जैसे अगर ये त्रिभुज को देखें, ठीक है, अगर इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम इसको ऐसे मोड़ दें, ठीक है, अगर इसको, ये त्रिभुज को हम लोग दिखा दें, है ना, ये हमारा हो गया डी, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया ई, ठीक है। और हम लोग यहाँ से एक लंब डालें इस पे आगे बढ़ा के इस तरह से, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा एन, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज का, अगर इस त्रिभुज का बात करें, ई डी ई बी डी, ठीक है, या तो बी डी ई कोई भी, ठीक है, बी डी ई त्रिभुज के बारे में बात करें, तो इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, आधा गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधा गुने, तो ये हमारा क्या है, आधार, ये हमारा बी डी क्या है, आधार, ठीक है। डी बी बी डी कुछ भी लिख सकते हैं, और इसका ऊंचाई तो यही होगा ना, ऊंचाई तो क्या होगा, ई एन ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, इसको हम लोग रफ करते हैं। अगर ये आपको एक बार में समझ में आ गया तो समझ जाइए कि आपका ये एग्जाम में बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा आपको, ठीक है। और सॉल्यूशन में बहुत ही, मतलब एक दो बार आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, समीकरण एक में से दो को डिवाइड करते हैं, यानी एक को क्या करते हैं, दो से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर इधर ध्यान से देखें इस साइड में, तो हमें एलएचएस में, इधर देखिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये हमें क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी, क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी। तो हम लोग यहाँ से ए डी और ये हमें डी बी चाहिए, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो ए डी कहाँ है हमारा, इसमें ए डी यहाँ है, और ये क्या है, डी बी। तो इसका मतलब ए डी ऊपर होना चाहिए और डी बी नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तभी तो ये आएगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल, यानी दूसरा समीकरण में ट्राइंगल क्या है, बी डी ई, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो इधर अगर डिवाइड हुआ है तो राइट साइड भी डिवाइड होगा, तो इधर हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसी तरह से हाफ इंटू
डी बी इंटू ई एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ई एन से ई एन कैंसिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच गया, ए डी अपॉन डी बी, क्या बच गया, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, समीकरण 3 देके छोड़ देते हैं ना। ठीक है, हमें यहाँ ए डी अपॉन डी बी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए ई अपॉन ई सी। तो ए ई निकालने के लिए हम लोग इधर वाले अगर इसी त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज इसमें त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज में अगर इसको हम लोग आधार मान लें, यानी ए ई को अगर हम लोग आधार मान लें, तो इसका संगत लंब तो यही होगा ना। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, डी एम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हाफ इंटू आधार गुने संगत लंब। ठीक है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा या ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उसी तरह से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई में, ए डी ई में। ठीक है, तो इसको अगर निकालें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू आधार, इस समय क्या मान लेंगे, ए ई, इस साइड वाला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए ई इंटू इसका संगत लंब क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एम। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग डी एम, इसको समीकरण हम लोग दे देते हैं 4। ठीक है, अब समीकरण आपके ऊपर है कि आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देना है। ठीक है, इसको समीकरण देना, ये जो डिवाइड किए उसको। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या चाहिए, ई और सी। तो ई सी चाहिए, तो हम लोग ट्राइंगल अगर इसमें बात करें, ठीक है, आपको हम दिखा रहे हैं कौन सा ट्राइंगल में बात करना है ना। ये आपको दिख रहा है ट्राइंगल, जो अभी हम कलर चेंज कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ये त्रिभुज में हम इसको जो ईसी है, ठीक है, इसको क्या ले लेंगे, आधार, और इसका संगत लंब क्या हो जाएगा, डीएम, यही हो जाएगा। ठीक है, यही संगत लंब हो जाएगा, क्योंकि इसी लाइन पे आगे चल के इसका हमें पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो लंब होता है वो क्या होता है, बाहर में ही होता है ना। तो इसका लंब यही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालें हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है, ए डी यानी सी डी ई। ठीक है, सी डी ई, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ई सी। ठीक है, ई सी इंटू क्या होगा, डी एम, डी एम आधार गुने लंब। तो ये समीकरण 5 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 4 को 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ भी डिवाइड होगा, हाफ इंटू ए इंटू डी एम, और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है ये डी एम से डी एम और ये हाफ से हाफ, तो यहाँ क्या बच गया, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5 हो गया था, यहाँ समीकरण 6। ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल का जरूरत नहीं है, हमें जो निकालना था वो निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं ताकि इधर हम लोग लिख सकें। अब हम एक चीज आपको बताए थे अभी इधर इस साइड में, यानी पहले पेज में। ठीक है, क्या बताए थे आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे हम बताए कि अगर कोई भी दो समांतर रेखा है और एक ही आधार, मान लेते हैं कि इसका आधार जो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से आधार, तो इसमें एक त्रिभुज ऐसे ये बना है और दूसरा त्रिभुज ऐसे ये बना है। तो इन दोनों त्रिभुज का, यानी ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है और ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल यानी एरिया जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी ट्राइंगल 1 और 2, यानी 1 और 2 का जो एरिया होगा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ध्यान से अगर देखें तो इसमें त्रिभुज जो निकला हुआ है वो क्या निकला हुआ है, ये आपको दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और यहाँ भी दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, और इस तरह से अगर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ए डी ई निकालना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसको समीकरण अभी छोड़ देते हैं, इसका नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, छोड़िए छोड़िए, उतना लफड़ा नहीं करना है। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर इसमें देखें, इसी को आगे सॉल्व करें, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी इंटू क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ ध्यान से देखिए ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सी डी ई, ठीक है, सी डी ई, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, ये इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो उसी मेथड में हम लोग आते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है, ठीक है, कि दो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो समान होता है कब, जब दोनों समांतर रेखा और एक ही आधार में रहेगा। तो अगर ध्यान से देखें इसमें, तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई और डी सी ई, ठीक है, ये वाला हम इसमें कलर करके दिखा रहे हैं आपको। एक ये त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा जो त्रिभुज होगा वो हमारा ये दोनों त्रिभुज में अगर देखें तो ये बीसी समान आधार पे है कि नहीं, और इन सॉरी समान समांतर रेखा में है, ये आपको दिख रहा है, ये डीसी डीई और ये बीसी दोनों जो है वो एक ही समांतर रेखा के बीच में है। और साथ ही साथ देखें तो इसका जो दोनों का आधार है वो क्या है, डीसी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया समान होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बस यहाँ यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई और कौन सा त्रिभुज है, यहाँ अगर देखें तो बी डी ई और सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार, क्या है, एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधार डीई, एक ही आधार कौन सा है, डीई, और समान, ठीक है, यानी समान समांतर रेखा, समान समांतर रेखाएं कौन सा है, एक तो डीई है और दूसरा नीचे है क्या, बीसी, ठीक है, बीसी के बीच बने त्रिभुज हैं, ठीक है। और अगर ये त्रिभुज बने हुए हैं एक ही समांतर रेखा और एक ही समान आधार में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, ठीक है, यानी ए डी सी, सॉरी थोड़ा सा ये लंबा है, लेकिन एक बार समझ आने के बाद आपको 5 मिनट से ज़्यादा इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। डी ई सी, ठीक है, या तो सी डी कुछ भी बोल सकते हैं, सी डी या डी सी, ठीक है, बात बराबर है ना। तो सी डी ई लिखें तो चलिए हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, सी डी ई ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बी डी ई कहाँ है, आपको ये दिख रहा है नीचे इसमें बी डी ई, और ये दिख रहा है सी डी ई, ठीक है। और दोनों का अगर ऊपर में देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी है, यहाँ भी ए डी है, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों साइड क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई दिया हुआ है, तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई से डिवाइड करते हैं। तो इधर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और इस साइड क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम है तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ से इसका अगर इसको पलट दें और इसको भी पलट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपको दिख रहा है, ये किसके बराबर है, ए डी अपॉन डी बी के। तो यहाँ से लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी, और ये किसके बराबर है, इधर वाला ट्राइंगल, यानी देख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन
EC। और हमें यही चीज सिद्ध भी करना था, देख सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारा थेल्स पर में क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको क्या करना है, एक बार कम से कम और देख लेना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एक दो बार आपको क्या करना है, खुद से बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक खुद से नहीं सॉल्व कीजिएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे कोई और क्वेश्चन हो, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए सेल्फ स्टडीज कीजिए बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलिए हम लोग इसका जो है सो अगला सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर दो त्रिभुज है ना, और उसका एरिया का अगर हम लोग अनुपात निकाल देंगे, है ना, तो इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है, और भुजाओं के अनुपात के अगर वर्ग कर देंगे तो वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ दो त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं आपको, हम हालांकि ये आपको कंसेप्ट जो है सो पहले बता दिए थे। ठीक है, लेकिन इसको सिद्ध नहीं करवाए थे ना, तो आज जो है सो आपको ये सिद्ध करा के हम दिखा रहे हैं ना। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज A है, B है, C है, और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं कि D, E और F है। ठीक है, अब नाम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। ठीक है, एक लंब खींचते हैं जिसका नाम है यहाँ M, और D से एक लंब डालते हैं जिसका नाम क्या है N। ठीक है, सिद्ध क्या करना है सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ना, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों, यानी दिया हुआ है कि ये त्रिभुज ABC और DEF क्या समरूप है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और DEF इन दोनों का अनुपात, तो ये अनुपात में हम लोग ले लिए। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात निकाल लेते हैं। तो AB का संगत क्या होगा, D, तो AB का अनुपात जो है वो DE होगा। ठीक है, या तो फिर BC का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, EF होगा, या तो फिर AC का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, DF। ठीक है, भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, और इनका अगर वर्ग कर देंगे, है ना, इनका अगर वर्ग कर देंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक को सिद्ध करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग लिख देंगे कि सिमिलरली इस तरह से हम लोग इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों सिद्ध नहीं किया जाता है, एग्जाम हो चाहे कहीं भी हो। ठीक है, एक सिद्ध करने के बाद आपको एक सिद्ध कर देना है, बाकी लिख देना है कि सिमिलरली इसी प्रकार से ये भी हम लोग इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो हमें दिया क्या है उसको भी अब लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज जो है, ठीक है, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ना, और जब ये समरूप है तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये हमें पता है ना, तो लिख लेते हैं कि AB अपॉन D बराबर क्या होगा, BC अपॉन EF बराबर क्या होगा, AC अपॉन DF। ठीक है, AC अपॉन DF ये बराबर होता है। अब हम लोग रचना क्या किए, ध्यान से देखें कि AM और E जो आपको दिख रहा है DN लंब खींचे। ठीक है, किस पे, एक BC पे और एक EF पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रचना जो किए वो भी लिखना पड़ेगा। तो रचना हम लोग क्या किए, AM जो है वो लंब खींचे किस पे, भुजा BC पे, तथा
आपको जो दिख रहा है DN, ये लंब किस पे डालें हम लोग, ये लंब किस पे डालें, EF पे खींचा, ये लंब हम लोगों ने खींचा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण में अगर देखें तो हमें पता है अगर इसका एरिया और अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा, अनुपात में बराबर होगा, है ना। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर निकाल लें, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आधार क्या है यहाँ BC गुने ऊंचाई क्या है AM, पहला त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग निकालें DEF, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ इंटू EF इंटू DN, ये हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो इसको जब डिवाइड किए तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू EF इंटू DN। अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ अगर देखें ध्यान से तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ना, ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा सुविधा हो। तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, हाफ हाफ कैंसिल हो गया था, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा BC अपॉन EF। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक जो पेयर देख सकते हैं ये आपको BC अपॉन EF दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग करके लिख सकते हैं, और एक AM अपॉन DN इसको अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, BC अपॉन EF, है ना, और इनटू में, ठीक है, एक सेकेंड, BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN लिख सकते हैं, ठीक है, AM अपॉन DN। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ AM और DN को हटाना है, ठीक है, क्या करना है, AM और DN को हटाना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABM, ठीक है, ABM, आपको त्रिभुज ABM दिख रहा है, ABM, और दूसरा जो है DEN, ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखा दिए, ठीक है, तो समरूप दिखाने से क्या होगा, इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है, जैसे हम लोग का त्रिभुज ABC और DF समरूप था, तो इसका मतलब ये संगत भुजाएं क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ दिखा देते हैं कि त्रिभुज ABM और दूसरा त्रिभुज क्या है, DEN, ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या है, और त्रिभुज DEN में, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं, तो बार बार हमें पेज उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये दो ट्राइंगल था जिसका नाम था ABCDEF, इसका लंब था M, और इसका जो लंब था यानी परपेंडिकुलर वो क्या था, N, ठीक है। तो ABM, अगर ABM और DEN में देखें तो यहाँ से ये कोण दिख रहा है आपको, और यहाँ ये कोण, ये दोनों कोण क्या है, समकोण है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण AMB, ठीक है, AMB, और ये बराबर किसके, कोण DNE, ये दोनों कितना है, समकोण है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कोण B और कोण E बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज क्या कर रहा है, बोल रहा है कि समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है, तो इसका मतलब कोण B जो है वो कोण E के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण B बराबर क्या है, कोण E। तो दो कोण बराबर हो गया, तो हम लोग को पता है कि AA समरूपता कसौटी, ठीक है, समरूपता कसौटी द्वारा, ठीक है, कसौटी द्वारा, समरूपता कसौटी द्वारा हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज
बी एम समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एन के। और अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपात होंगी। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये ए बी अपॉन डी होगा, क्योंकि ए बी का जो संगत होगा वो डी होगा। ये बराबर क्या होगा, बी एम, ठीक है, अपॉन ई एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बी एम किसके बराबर हो जाएगा, ई एन के बराबर। और एक आपको दिख रहा है ए एम, वो बट्टे किसका हो जाएगा, डी एन, ये भी बराबर होगा, ठीक है। और ये हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें अगर इसको देखें, ठीक है, एक ये आपको इक्वेशन दिख रहा है ए बी अपॉन डी और ए एम अपॉन डी एन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी बराबर क्या है, ए एम अपॉन डी एन, क्योंकि तीनों बराबर तो इसका मतलब ये भी बराबर ही होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 को छोड़ देते हैं ना। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है, पहले से दिया हुआ है कि ए बी सी समरूप है ये, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ये सब बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से, ठीक है, ए बी अपॉन डी और बराबर क्या है, ए एम अपॉन डी एन। तो यहाँ ए एम अपॉन डी एन की जगह हम लोग ए बी अपॉन डी लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस यहाँ से वही हमें करना है, क्या करना है कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, डी ई एफ, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एम अपॉन डी एन की जगह ए बी अपॉन डी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला हम लोग लिख ही देते हैं, है ना। ये आपको दिख रहा है ए बी अपॉन डी बराबर क्या है, बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी, है ना, अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ, और ये बराबर किसके, ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक है। तो इसका मतलब जब ए एम अपॉन डी एन बराबर है ए बी अपॉन डी ई के, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, हमें लाना यहाँ क्या है, बी सी अपॉन ई एफ। तो ये बी सी अपॉन ई एफ बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ए एम अपॉन डी एन जो है वो इसके भी बराबर होगा, क्योंकि सब क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अगर इसको समीकरण बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं इसको समीकरण 3, और यहाँ से हम लोग समीकरण 2 तथा 3 से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखें तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एन बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इसको मान लें समीकरण 4, तो समीकरण 4 का यहाँ लिखेंगे, समीकरण 4 का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ से ए एम अपॉन डी एन की जगह क्या रख सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। और ये अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर बी सी अपॉन ई एफ का वर्ग हो जाएगा, और हमें यही चीज सिद्ध करना था, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग जब दूसरा सिद्ध करेंगे तो मान लेंगे एडी को आधार मान लेंगे और यहाँ से इधर लंब खींचेंगे, ठीक है। और फिर से इतना प्रोसेस आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से बस क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, ठीक है, इसी इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन डी ई का वर्ग बराबर बी सी अपॉन ई एफ का वर्ग बराबर ए सी अपॉन डी एफ का वर्ग, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं ना। तो इतना जो आपको प्रोसेस यहाँ तक दिख रहा है, फिर से अगर जैसे अभी हम लोग इसमें जो है सो आधार किसको माने थे, बीसी को, इसीलिए बीसी अपॉन ई एफ आया था। जब हम लोग आधार मान लेंगे ए बी और डी, ठीक है, तो हम लोग का जो ये दोनों त्रिभुज का जो अनुपात होगा,
यानी क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो ए बी अपॉन डी ई के अनुपात के वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से तीनों क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था 2 सॉल्यूशन आज, और आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अगला चैप्टर है, ठीक है, यानी आपका चैप्टर नंबर हो गया 7, है ना, चैप्टर नंबर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि आपके एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो आप लोग देखिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th में है। ठीक है, और क्लास 9th वालों को भी शेयर कीजिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एमसीक्यू जो है साइंस का वो हम लोग कितना तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, 5 तारीख से। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और इस सेशन को